अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज इसी के सफ़र के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। पढ़ते रहिए इसी प्रकार से, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। में आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है ये आपके बिहाफ ऑफ एग्जाम्स, राइट। जिसका नाम है वृत्त तथा दीर्घ वृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, यानी कि इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरली एंड एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब है कि अब हमको इस क्लास में आज एक तो सर्कुलरली और एक एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को क्रिएट करना है, ठीक है बच्चों। देखिए, वैसे तो जब हमने ये टॉपिक जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, आपको मैंने बताया था कि जो लाइट्स हैं वो किसी भी प्रिज्म या निकोल प्रिज्म से जब भी निकलती हैं तो वो 3 टाइप्स के पार्ट्स में बन सकती हैं। फर्स्ट होता है प्लेन पोलराइज्ड, जिसे हिंदी में कहेंगे हम समतल ध्रुवित प्रकाश। सेकंड होता था दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड। एंड नेक्स्ट होता था वृत्त, यानी कि जिसका कहते थे हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। क्लियर। तो आज की क्लास में हमारे पास में प्लेन के लिए टॉपिक क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्लेन है वो हम अपनी पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। प्लेन में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी क्रिस्टल को किसी अध्रुवित प्रकाश के सामने रखते हैं तो वो अध्रुवित प्रकाश से जब मतलब जो आपका अनपोलराइज्ड लाइट है वो जब भी किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर से जाती है तो वो 2 भागों में बढ़ती थी, जिसे आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते थे। जो आपकी एक तो ओ रेज होती थी और दूसरी क्या होती थी, ई रेज होती थी। जहां हम जानते थे कि अगर मैं नेगेटिव क्रिस्टल लेती हूँ तो नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर ई रेज वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होती थी कंपेयर टू ओ रेज वेलोसिटी। बट वहीं पर ही ऑप्टिक एक्सिस पे आपको पता है कि जो वेलोसिटी थी ओ रेज की वो ई के इक्वल होती थी। और मैं बात करती हूँ अगर पॉजिटिव क्रिस्टल में, तो पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर ओ रेज की वेलोसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ई रेज, ठीक है। तो ये जो भी सारा डिस्कस हमने लास्ट की क्लास में किया था बच्चों, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर था। आज हम लोगों को मेन बात करनी है किसके लिए, दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्टिकली के लिए बात करनी है, ठीक है। लेकिन इलिप्टिकली ही कुछ एक विशेष तरीके के जब अवस्थाएं आती हैं, कुछ केसेस आते हैं जो स्पेशल केसेस होते हैं, उसके अंदर इलिप्टिकली ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है। बट इन स्पेशल केसेस इट विल चेंजेस इनटू सर्कुलरली, यानी कि कुछ केसेस के अंदर जो दीर्घवृत्त वाला है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, वृत्त वाले में चेंज हो जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक बना वृत्त तथा दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक की। चले आगे हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद में इसी के साथ से। देखिए, आज हमें अब इसको बनाना है। अब ये कैसे बनता है सुनिए। अगर मेरे पास में एक सुंदर सा निकोल प्रिज्म है, ठीक है, हिंदी में भी इसको हम क्या कहेंगे, निकल प्रिज्म कहेंगे। अगर आपके पास ये है तब बच्चों होता क्या है, इस निकोल प्रिज्म के अंदर अगर हम किसी भी अध्रुवित प्रकाश को डालते हैं, यानी इसमें हम किसको मतलब भेजते हैं, इसके अंदर अनपोलराइज्ड लाइट को इसके अंदर एंटर करा रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, अंदर जब अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश जब एंटर करता है तो क्या आता है इसके अंदर, अनपोलराइज्ड लाइट के एंटर करते ही हम सभी जानते हैं कि निकोल प्रिज्म से बाहर निकलते टाइम ये लाइट 2 भागों में बट जाती है, ठीक है। एक जब प्लेन के पैरेलल जाती थी तब बच्चों इस लाइट को हम क्या कहते थे, ई रेज कहते थे, ठीक है। और जब यही लाइट आगे बट कर किस में चली जाती थी, मुड़ जाती थी, तो इसको हम क्या कहते थे, ओ रे।
ओ रे ऑर्डिनरी रे होती है। आप सभी जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी रे होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती हैं, बट वहीं जो ई रे होती हैं वो पैरेलल टू द प्लेन होती हैं। ओ रे, इसको ऑर्डिनरी रे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साधारण किरण होती है। साधारण का मतलब होता है जो कि स्नेल के लॉ को फॉलो करती है। तो ये ओ रे आ गई आपके पास में, साधारण काम करती है, जैसे कि रिफ्रैक्शन में पढ़ते थे, ठीक है। और ई रे, ये आपको पता है स्नेल के लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका इस तरीके से दो पार्ट्स में बंटना ही ई रे का और ओ रे का, ठीक है। और अध्रुवित प्रकाश जब इसके अंदर से गया तो ये दो पार्ट में बट गई। अब पता है क्या होता है, देखो अब ये जो ई रे है ना, ठीक है, ये ई रे आगे जाकर हमारे पास में वापस कौन मिलता है? कैल्साइट क्रिस्टल मिलता है, ठीक है। अब जब ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है ना, आप इसको जानते ही हैं बहुत अच्छे से, हम डेली इसी का ही नाम लेते हैं कैल्साइट क्रिस्टल का। कैल्साइट क्रिस्टल को हम किसके अंदर डालते हैं? नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर लेते हैं। अब जब कैल्साइट क्रिस्टल से ये वाली जब रे जाती है, ठीक है, तो बच्चों आप देखेंगे कि ये जो रे है ना वो दो भागों में टूट जाती है, एक तो इस तरीके से और दूसरी इस तरीके से। एक तो पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो रे है वो स्प्लिट हो जाती है किसमें? इन टू रेज, यानी ये दो किरण में विभक्त हो जाती है, ठीक है। अब पता है क्या होता है इस टॉपिक के अंदर, जब है ना ये कैल्साइट क्रिस्टल से बाहर निकलती है ना, तब ये दो रेज में टूट गई, ठीक है, स्प्लिट हो गई दो रेज के अंदर। अब जब ये दो रेज, आप देखेंगे कि अगर ये दोनों रेज एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत हैं, यानी ये दोनों रेज एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों? अगर परपेंडिकुलर हैं, और इनके बीच का एक कलांतर जो है वो कैसा है? फिक्स है, यानी कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कैसा है बच्चों? फिक्स है, ठीक है। जब ये एक दूसरे के, ये वाली जो स्प्लिट हुई है ना, स्प्लिट होने के बाद अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं यानी परपेंडिकुलर हैं, और इनके बीच का जो कलांतर है वो कैसा है बच्चों? फिक्स है, ठीक है। तब आप देखेंगे कि अगर यहाँ से जाने वाली रे, ठीक है, जिसको मैंने कहा ये इस तरीके से जा रही है, गई, और इसका ये एंगल मैंने थीटा माना, तब ये वाली जो रे होती है इसे हम कहेंगे ई रे, और जो परपेंडिकुलर होती है इस वाले के, वो हम जानते हैं कौन सी रे होती है बच्चों? ओ रे, ऑर्डिनरी। भाई ऑर्डिनरी रे क्या होती थी? प्लेन के परपेंडिकुलर, और ई रे कैसी होती थी? प्लेन के पैरेलल, ठीक है। तब पता है क्या होगा, देखो अब अगर मैं इस वाली वैल्यू को, जो भाई लाइट आ रही थी जो यहाँ से बाहर निकली है, वो अगर किसी थीटा एंगल में गई है तो इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, और इस वाली वैल्यू को अगर मैंने कहा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तब देखो आपका एक तो ये थीटा के साथ में कंपोनेंट इधर टूटेगा और दूसरा साइन थीटा के साथ में कंपोनेंट इधर बनेगा। तब ओ रे का कंपोनेंट क्या बनेगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी साइन थीटा, और ई रे का क्या बनेगा बच्चों? ई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस थीटा। क्लियर हुआ? तो बच्चों देखो एक तो ई रे बनेगा, दूसरा क्या बन गया मेरे पास में? ओ रे बन गया, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको जिसमें जो भी बात समझाई है ना, इसको हम एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे। पहले तो हम लोगों ने इसको समझा, अब हम इसको एग्जाम्स के लिए देखते हैं कैसे लिखना है। तो इसको एग्जाम्स में लिखने के लिए हमने हेडिंग डाली है प्रोडिक्शन ऑफ सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, यानी हिंदी में बोलेंगे वृत्त तथा दीर्घवृत्त दुर्वृत्त प्रकाश का उत्पादन, ठीक है।
और बच्चों देखो, जो भी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जो भी इस वीडियो को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेथड से देख रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक भी करते रहिए, ठीक है, ताकि हम एक मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस टॉपिक में देखिए मैंने हेडिंग डाली है और आपको ये वाली इन क्लासेस के अंदर ये वीडियोस हिंदी में और सेम इसी प्रकार से इंग्लिश में भी मिल रही है। तो जो बच्चा बीएससी के हिंदी मीडियम से है वो हिंदी की बातों को नोट कर सकता है और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश की चीज़ों को नोट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा है, हिंदी वालों के लिए हम बात करेंगे जब दो समान आवृत्ति की समतल ध्रुवित तरंगे जिनके विद्युत क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत हों तथा जिनके मध्य निश्चित कलांतर हो अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग दीर्घवृत्त ध्रुवित होती है, ठीक है। मैंने इसमें आपको बताया था कि कैल्साइट क्रिस्टल से निकलने के बाद में वो दो वेव्स के अंदर स्प्लिट हो गई हैं और उनके बीच अगर वो लंबवत हैं और कलांतर फिक्स है तो आपस में अगर उनको सुप्रीम पोज कराया जाए तो वो कैसे निकलने वाले हैं, दीर्घवृत्त ध्रुवित होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में मैंने कहा, निकल प्रिज्म से निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश की एक किरण कैल्साइट क्रिस्टल की पट्टिका पर अभिलंबित आपतित होती है तब समतल ध्रुवित प्रकाश किरण प्राप्त होती है। आपको मैंने इसमें बताया था कि निकोल प्रिज्म लिया था और निकोल से जब भी कोई अनपोलराइज लाइट निकल रही थी वो दो रेज में टूटी थी, एक तो ओ रेज में और एक ई रेज में, और हम जानते हैं ओ और ई रेज को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इसमें मैंने इंग्लिश में लिखा है, व्हेन टू इक्वल प्लेन पोलराइज्ड वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड विद अ फिक्स फेज डिफरेंस सुप्रीम पोज एट ईच अदर देन रिजल्टेंट वेव इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड, ठीक है। A monochromatic light of wavelength lambda incident on Nicol prism after passing through Nicol light ray is plane polarized, ठीक है। तो मैंने आपको जो इसमें समझाया अभी तक उसी सारी बातों को लिखा है और आगे आप इसे लिखेंगे, दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन कैल्साइट क्रिस्टल सरफेस, ठीक है, तथा क्रिस्टल पर आपतित होने के बाद प्रकाश किरण दो भागों ओ व ई में विभक्त हो जाती है जिनके वेग भिन्न भिन्न होते हैं। भाई देखिए, आपने देखा कि निकोल प्रिज्म में इसको डाला हम लोगों ने, तब एक तो ये ई और एक इसमें चेंज हो गई ओ रेज में, और आपको पता है ओ और ई रेज जो होती हैं वो आपस में इनकी वेलोसिटीज़ कैसी होती हैं बच्चों, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। After entering the crystal, incident light splits into two components, O ray and E ray. Both have the different velocities. यानी कि आपने ये दो कंपोनेंट में टूटा, एक तो O ray और दूसरी E ray के अंदर, जिनमें दोनों की डिफरेंट वेलोसिटीज़ होती हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कहा था जब ये कैल्साइट क्रिस्टल से पास होती है तब ये वापस से किस में होती है, टू रेज में स्प्लिट होती है, राइट। इसके बाद मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स की, देखिए स्प्लिट होने के बाद में आपको पता है मैंने ये थीटा लिया था, ये पी पॉइंट ले लिया है। यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि जो पैरेलल होती हैं वो ई रे होती हैं और जो परपेंडिकुलर होती हैं वो ओ रे होती हैं, ठीक है। और अगर इससे बाहर निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र की लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, अगर उसका मान E इज इक्वल्स टू ई नॉट में साइन ओमेगा टी है, ठीक है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो उसका थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो सबसे पहले कॉस थीटा बनता है और थीटा के जो इस वाले साइड कंपोनेंट होता है जो साइन थीटा में बदलता है। तो इसकी वैल्यू अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी साइन थीटा, और इधर ऐसे है तो थीटा के सामने वाला जो बनता है बच्चों वो कंपोनेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी और साथ में क्या बनेगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि ये वाला तो पॉइंट x के लिए होता है और ये वाला दूसरा वाला पॉइंट किसके लिए होता है, y के लिए होता है। तो यहाँ से जो लाइट गई है जिसे मैंने कह दिया Ex और यहाँ से जो वैल्यू बनी है जिसे कह दिया मैंने y कंपोनेंट ऑफ E, तो ये Ey की वैल्यू हो गई है ई नॉट साइन ओमेगा टी साइन थीटा और Ex की जो वैल्यू हुई है बच्चों वो कितनी हुई है, ई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, ठीक है। अब Ex x का कंपोनेंट है तो इसको सिमिलरली कर हमने x मान लिया है, Ey y का कंपोनेंट है तो इसे मैंने y मान लिया है और इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दे दिया है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिए, क्या लास्ट क्लासेस में मैं आपको इतना बता चुकी थी कि बच्चों जब भी कोई क्रिस्टल से जब भी एक अनपोलराइज्ड लाइट जाती है तो वो
प्लेन पोलराइज में टूटती है, जिसमें ओ की जो रेज होती है वो तो स्फेयर होती है, और जो ई वाली होती है वो कैसी आती है, एलिप्टिकल आती है। ओ वाली स्फेयर में आती है और ओ की जो वेलोसिटी होती है यहाँ पर वो हम जानते हैं कम होती है, और वेलोसिटी ऑफ ई कैसी होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ओ पहले आ गई और ई वाली इधर तक आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए जब ये इसके अंदर आई तो ओ वाली तो इधर है और ई इधर है, तो बेसिकली मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या ये इनके बीच का क्या हो चुका, पथांतर हो गया, यानी कि फेज का डिफरेंस हो गया। ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये इनका क्या हो गया बच्चों, पथांतर, यानी कि इनका ये क्या है, पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस। अब जब भी कोई दो लाइट अगर पाथ का डिफरेंस बना रही हैं, तो पाथ डिफरेंस अगर बनाती है तो उससे हमें क्या मिलता है, कलांतर भी मिलता है, फेज डिफरेंस भी मिलता है। तो पिछली क्लासेस में हम सब जानते हैं कि अगर मुझे कलांतर निकालना है यानी कि फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है, डेल बराबर 2π/λ, और ये कितना आता है, पतांतर। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी ये वाली जो मोटाई है वो कितनी है बच्चों, d है, ये जो ब्लू कलर के पार्ट से इस तरीके से है वो d है। ठीक है, तो O वाली जब जाएगी तो O वाली के लिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, O के लिए मैंने μ0 लिख दिया, और ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, d, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई, पथांतर के लिए निकालने के लिए पथ हो गया इसका μ0d, और सेम E वाली के लिए कितना आ जाएगा, μe, और ये भी d डिस्टेंस दूरी करेगी कंप्लीट, तो μe d आ गया। ठीक है, अब मुझे पथांतर निकालना है, पथांतर यानी कि पथ में अंतर, पथांतर यानी इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, पाथ का डिफरेंस। पाथ का डिफरेंस कितना हो गया, μ.d में से किसको माइनस कर दूं मैं, μe d को। ठीक है, तो उन दोनों में डिफरेंस आ गया, 2π/λ आ गया, पथांतर के लिए दोनों को माइनस कर दिया, और डेल इज इक्वल टू इतना मेरे पास आ चुका है। क्या यहाँ तक की बात हम लोगों को सभी के समझ में आ गई है। और बच्चों देखिए, अगर आप लोगों को समझने में कोई भी तकलीफ आती है, किसी भी पॉइंट में आपको ऐसा लगता है कि हमें इस वाली बात का पॉइंट समझ नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस वाले टाइम पीरियड पे हम लोगों को ये वाली बातें समझ में नहीं आई हैं। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है देन तब भी बताइए कि हमें समझ सब कुछ आ रहा है। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, देखो ई एक्स की जगह अगर मैं एक्स पुट कर देती हूँ, ठीक है, और ई वाई की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, वाई पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से देखिए, ये जो है ना E0 cos थीटा और E0 sin थीटा, इन्हें हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं। E0 cos थीटा को हमने माना a, E0 sin थीटा को हमने मान लिया b। ठीक है, तो अब देखो x आया, E0 cos थीटा इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया a, और sin ओमेगा t एज इट इज है। ठीक है, फिर y, ई वाई की जगह मैंने y लिख दिया, E0 sin थीटा की जगह मैंने b लिख दिया, और sin ओमेगा t मेरे पास में एज इट इज आ गया है। ठीक है, अच्छा अब एक बात और, हमने यहाँ पर एक्स रेज ली है, एक्स वाली। ठीक है, अब मुझे बताओ एक्स वाला जो कंपोनेंट है किसका है, ई वाली रे का कंपोनेंट है। अच्छा, वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, ई की, किसके कंपेयर में, ओ के कंपेयर में। ऑब्वियसली बात है, अब ये जब ज़्यादा चलेगी तो इसके साथ में कलांतर थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स वाली रेस के साथ में जो ई रे को शो कर रही है, ठीक है, ई रे के लिए a sin ओमेगा t एज इट इज लिया, और यहाँ पे लिख दिया डेल। ठीक है, कि भैया इसका कलांतर थोड़ा सा इसके कंपेयर में एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू b sin ओमेगा t क्यों माना है, क्योंकि जो y है वो किसको शो करती है, ओ रेस को शो कर रही है, और ओ रे की जो वेलोसिटी है बच्चों वो कैसी है, अभी कम है, और जब इसकी वैल्यू कम है तो इसके लिए हम कोई कलांतर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक x और y की वैल्यू हम लोगों के समझ में आ ही चुकी है कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया है। तो x बराबर मेरे पास आ चुका है a sin ओमेगा t प्लस डेल, और y बराबर कितना आ चुका है, b sin ओमेगा t। अब देखिए लास्ट की टर्म के अंदर, ठीक है, मेरे पास में क्या आया है, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस में डेल। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर कितना आया था, y इज इक्वल्स टू b sin ओमेगा t। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम। क्या मैं x अपॉन में a की बात करती हूँ यहाँ से, तो ये वाला कितना हो जाएगा, sin ओमेगा t प्लस में डेल। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया y अपॉन में b इज इक्वल्स टू sin ओमेगा t।
तब मैं क्या इस वाली टर्म से साइन ओमेगा टी है, ठीक है, यहाँ पे क्या हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू कितना होता है 1, ठीक है। और मैं इस वाली टर्म से कॉस की वैल्यू निकाल सकती हूँ बच्चों, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा रूट में 1 माइनस में साइन का स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो कॉस ओमेगा टी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बोले तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर दी है कॉस ओमेगा टी की, ठीक है। अब मैं सेम यहीं पे चलती रहती हूँ, एक्स अपॉन में ए इज इक्वल्स टू कितना हुआ साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस में कॉस ओमेगा टी और साइन डेल, ठीक है। बच्चों आपको ये एज इट इज़ लिखते हुए चलना है साथ साथ में, ठीक है। अब देखिए x अपॉन में ए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो साइन ओमेगा टी मुझे बताओ क्या साइन ओमेगा टी वाई अपॉन बी है, तो मैंने इसकी जगह कितना पुट कर दिया है वाई अपॉन बी, और कॉस डेल एज इट इज़ डेल लिख दिया है, प्लस साइन डेल हमने एज इट इज़ पुट कर दिया है, और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू ये रही मेरे पास में कितनी है 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको चाहे साइड में ऐसे कर सकते हैं कि ये इस साइड वैल्यू निकाली, इनकी वैल्यूज़ हमने इनमें पुट कर दी है, ठीक है। अब बच्चों दोनों साइड इनका क्या करते हैं अपन लोग ना स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तब ये वाली वैल्यू पहले तो इसको और सॉर्ट आउट कर देते हैं, एक्स अपॉन में ए माइनस का वाई अपॉन बी कॉस में डेल इज इक्वल्स टू साइन डेल रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, एंड आफ्टर स्क्वायरिंग ऑल द पार्ट देन इट विल बी दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में फॉर्मूला लगा देंगे 2ab, ठीक है। माइनस का साइन आएगा, a माइनस बी का लग रहा है क्योंकि होल स्क्वायर, देन देयर विल बी 2xy अपॉन में ए बी कॉस डेल इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल, और ये रूट में है तो हट जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना बना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज़ आया मेरे पास में, ठीक है। कॉस स्क्वायर डेल मैंने यहाँ ले लिया और इसकी वैल्यू को मैं इधर ले जाती हूँ, ये माइनस वाली जो है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर डेल वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, और ये वाली एज इट इज़ रख देती हूँ 2xy अपॉन में ए बी और कॉस में डेल, और यहाँ सिर्फ इसका 1 वाला पार्ट बच गया यानी कि साइन का स्क्वायर डेल, ठीक है। आफ्टर इसको सॉल्व करने पर देखिए ये क्या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस में 2xy अपॉन में ए बी, और यहाँ कितना आएगा कॉस डेल इज इक्वल्स टू साइन का स्क्वायर डेल, ठीक है। बच्चों ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है, और मैं अब इसी इक्वेशन के अंदर मैं इस इक्वेशन को चलो नाम दे देती हूँ, एक ए नाम दे दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक आपको एज इट इज़ लिखना है, और इस ए इक्वेशन के अंदर हमें जो डेल है ना, ये जो हमने कलांतर ले रखा था, इसकी जो मतलब कलांतर का मतलब होता है फेज डिफरेंस, इसकी जो वैल्यूज़ है ना अब उनको हमें अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अब इसकी ना वैल्यूज़ बहुत सारी हो सकती है, अब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को रखेंगे तो जिसकी वजह से वो प्लेन में आ जाएगा, नहीं तो वो सर्कुलर आ जाएगा, अदरवाइज वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ तक लिखना है, और इसको लिखने के बाद में हम चलते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बच्चों जो वहाँ पे मैंने डेल की वैल्यूज़ यूज़ की थी ना, डेल की वैल्यू 0 हो सकती है, π/2 हो सकती है, पाई हो सकती है, 3π/2 हो सकती है, 2π हो सकती है, और इसी तरीके से इसकी वैल्यूज़ बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इनके लिए ना कुछ स्पेशल केस लेकर चलते हैं, ठीक है। जिस स्पेशल केस के अंदर इनकी वैल्यूज़ कैसे रखेंगे,
देखिए अब अगर मैं इसके अंदर डेल की वैल्यू कुछ रख देती हूँ, जैसे 0, यहाँ से ये वाली रखी मैंने 2 पाई, आगे आता तो 4 पाई लेते हैं, और मतलब एक तरीके से इवन वैल्यूज़ को रख रहे हैं, ठीक है। 0 2 4 6 पाई रखती एंड सो ऑन, मैंने क्या कहा 2n पाई, मतलब मैंने कैसी वैल्यूज़ रखी, अगर इवन का मतलब होता है सम मानों को रखते हैं, ठीक है। अगर हम सम वैल्यूज़ को रखते हैं तो आपको मैंने जो a वाली समीकरण दी थी ना, जिसकी वैल्यू क्या थी मेरे, x का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ थी। अब अगर डेल की ये मान रख दी हूँ मैं 0, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी रख दो, 2n पाई रखते हैं, तो देखो ये वैल्यू रखने पर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आया, यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है तो 2xy ab, और साइन स्क्वायर 0 कितना आता है 0, ठीक है। अब ये क्या मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो मैंने इसे लिख दिया x माइनस में a y अपॉन में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। होल स्क्वायर अगर हटाते हैं तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, x अपॉन में a माइनस y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या कहा इसमें, क्या ये वाली इक्वेशन को अगर हम देखें, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अतः यह सरल रेखा समीकरण है, ठीक है बच्चों। अब अगर ये रेखा की समीकरण आ गई है, जिसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, एक बार अगर मैंने इसकी वैल्यू किस में ली है, पॉजिटिवली, तो x अपॉन में y अपॉन में b आ जाएगा, ठीक है। तब एक बात बताइए, क्या y अपॉन में x बनाते हैं तो y अपॉन में x कितना आ जाएगा, प्लस में b अपॉन में a, ठीक है। अगर मैंने जब इसकी वैल्यू कैसी ली है, इवन ली है, तब इसका मान कितना आ चुका, ये आ गया y अपॉन में x इज इक्वल्स टू b अपॉन में a आया, ठीक है। अगर हमने इवन वैल्यू में इसको जब चेक किया, ठीक है, और सेम ही हम एक साइड क्या निकाल लेते हैं, इसी का मान ऑड वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। ये इसका मान लो कि केस नंबर a था, अब मैं चल रही हूँ इसके केस नंबर b पर, ठीक है। इसमें अगर हम मान देखते हैं तो इसकी वैल्यू आती हैं, डेल की वैल्यू ऑड रखने पर, ऑड के लिए क्या आ जाएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन 2n प्लस में 1 पाई आ गया, ठीक है। तब बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस भाई पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में 1 आएगी, तो ये माइनस से प्लस हो गया, 2xy अपॉन में कितना हो गया, ए बी बराबर 0, क्योंकि साइन के लिए उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तब ये फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने कहा x अपॉन में a y अपॉन में b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से देखने पर इसका मान कितना आएगा, प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये भी किस चीज़ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन की अगर समीकरण है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, x इज इक्वल्स टू a y अपॉन में माइनस में आ गया b, ठीक है। देखो अब एक तो ये इक्वेशन मिल रही है, दूसरी ये वाली मिल रही है, ठीक है। अच्छा इसको और एक बार देख लेते हैं, इसको y अपॉन में x में लिखते हैं तो माइनस में b अपॉन में कितना आएगा a, ठीक है। यानी कि इसकी y अपॉन में x पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इवन वैल्यूज़ के लिए, और ऑड के लिए इसका मान बच्चों कैसा आ रहा है, हमारे पास में नेगेटिव साइन के साथ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका और इसका कर्व बनाती हूँ तो यहाँ पे y भी पॉजिटिव होना चाहिए, x भी पॉजिटिव, और y अगर नेगेटिव है तो फिर x भी नेगेटिव, ताकि नेगेटिव से नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाए, वैल्यू किसकी आ जाए, पॉजिटिव की।
यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव। एक्स नेगेटिव है तो वाई कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तब दोनों में से एक की वैल्यू कैसी आती है मेरे पास में, नेगेटिव। ठीक है, तो इवन और ऑड इसके लिए हम कर्व बनाएंगे अब। तो देखिए, जब हमने इवन की बात की थी तो y अपॉन में x कितना आ रहा था, b अपॉन में a पॉजिटिव। ठीक है, और ऑड की बात की थी तो y अपॉन में x कितना आ रहा था, माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, अगर मैं इसी का कर्व बना लेती हूँ तो ये है x, ये है मेरे पास में y। ठीक है, अब देखो आपको पता है यहाँ तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर दोनों नेगेटिव होते हैं। इधर x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, और इधर x नेगेटिव तो y कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। लेकिन इस वाले टर्म में y भी पॉजिटिव होना चाहिए तो x भी पॉजिटिव हो, ताकि मुझे प्लस की वैल्यू मिले। तो प्लस के लिए इसका मान ऊपर तक बढ़ता हुआ ऐसे आएगा, या अगर ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कहाँ पे, इस वाले टाइम पर। तो बन गई है ये वाली क्या, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं बात इसकी करती हूँ y अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, तो इसका कर्व मेरे पास कैसा बनेगा, ये x है ये y है। ठीक है, दोनों में से एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। तो एक प्लस एक माइनस या तो मुझे यहाँ मिलता है, ये मिल गया, और एक प्लस एक माइनस देखो मुझे यहाँ मिलता है, तो एक ये। तो बच्चों ये एक तो इवन वाले के लिए बन गया समतल की, और ये वाला प्लेन पोलराइज लाइट के लिए किस में बन गया, ऑड वाली वैल्यूज़ के लिए। यानी जब डेल मैंने यहाँ कितना रखा था, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, और यहाँ मैंने डेल की वैल्यू कितनी रखी थी बच्चों, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें। तब इसे हम कहेंगे यह समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, यह समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, देन इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो इसका एक केस कंप्लीट होता है जिसका नाम था प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए। तब बच्चों केस नंबर फर्स्ट हमारा किसका था, समतल ध्रुवित प्रकाश का था, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का था। अब आपका इसी के लिए केस नंबर जो चलता है वो सेकंड है। ठीक है, केस नंबर सेकंड के अंदर हम इसको दो टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो टर्म्स कैसी आएंगी, अगर मैंने डेल की वैल्यू कितनी ले ली है, π/2, 3 π/2, इसका मतलब है 2n प्लस में हाफ पाई ले लिया। ठीक है, और इसी के साथ में ही मैंने इसका जो एक साइड में और बना लेती हूँ, इसी का हमने क्या बना दिया है, एक ले लेते हैं, डेल इज इक्वल्स टू 3 π/2, 7 π/2 एंड सो ऑन 2n प्लस में 3/2 पाई। ठीक है, अगर हमने इस बार ये वाले केस लिए हैं तो आप सभी जानते हैं कि अभी हमने देखा कि पिछली क्लासेस में पिछले टॉपिक में लास्ट जो स्टार्टिंग किया था मैंने, x की वैल्यू थी a साइन ओमेगा t प्लस डेल। अब डेल की वैल्यू कितनी ले रही हूँ मैं, इनिशियली π/2 ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है अब a साइन ओमेगा t प्लस में π/2 कॉस में चेंज हो जाता है, तो मैंने इसे लिखा a और ये चेंज हो गया कॉस में, तो ये बन गया a कॉस ओमेगा t। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, a कॉस ओमेगा t, और वहीं आपको पता है कि जो y था उसकी वैल्यू तो फिक्स थी, कितनी थी, b साइन ओमेगा t। तो यहाँ से तो x और y इतने आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ अगर मैं बात करती हूँ तो x का मान था a साइन ओमेगा t प्लस में 3 π/2 लिखा, क्योंकि इनिशियली इसकी वैल्यू 3 π/2 है, ये ले लिया। अब जब 3 π में जाते हैं तो आप सभी जानते हैं ये a s t और c आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ tan और यहाँ पे कॉस होता है।
यहाँ π/2 के लिए होता था आपके लिए, यहाँ पाई का होता था, और इस तरीके से आप जब जाएंगे तो साइन वाला कॉस में चेंज होगा, लेकिन इस वाले कोऑर्डिनेट में आप जाएंगे तब आपको पता है कि इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास में, माइनस में a कॉस में ओमेगा t, ये आ गई x की वैल्यू। और y की तो आपके पास में वही रहेगी b साइन ओमेगा t। दो केस बन गए हैं इसी के अंदर, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करती हूँ, लेट एज्यूम ओमेगा की वैल्यू मैंने 1 ले ली है, ठीक है, तो बच्चों x a की जगह ओमेगा की जगह 1 आ जाएगा, a cos t आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा, b sin t आ जाएगा, ठीक है। तब मैं यहाँ पर अगर इसकी वैल्यूज़ को और देखना चाहते हैं तो हमने कहा t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 तो x बराबर a आ जाएगा इनिशियली, और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अगर मैं टाइम को बढ़ाती जाती हूँ और बढ़ाते हुए मैंने क्या टाइम ले लिया, डेल टी। अब देखिए जब टाइम बढ़ेगा तो आप सभी को पता है, जैसे अगर 0 से मैं π/2 की तरफ गई तो π/2 में बच्चों x की जो वैल्यू है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू तो कम होती चली जाएगी, और वहीं जो y है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी y बराबर अगर π/2 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, b में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए अगर मैंने इसका कर्व बनाया तो हमने कहा ये x होता था, ये कोऑर्डिनेट y होता था, ठीक है। इनिशियली जब टाइम 0 रखा तो y तो 0 है, x a आ रहा है, पहली कंडीशन ये वाली, तो x a मतलब इस वाले पॉइंट पर आएगा, कहीं तक भी मान लिया मैंने, यहाँ तक a ले लिया, और यहाँ पे y कैसा है, 0, मतलब ये पॉइंट सबसे पहला इधर बना। बच्चों आगे चलती हूँ, मैंने टाइम को बढ़ाया, तब आपने क्या कहा, टाइम तो देखो हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसकी पॉइंट तो, ठीक है। y इंक्रीमेंट हुआ तो y की वैल्यू मैक्सिमम में कितनी गई, b तक गई, मतलब इसकी वैल्यू मैंने कितनी ले ली, b ले ली, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या पहले मैं a के कोऑर्डिनेट पे थी, टाइम जैसे जैसे बढ़ाया तो मैं इस साइड आती जा रही हूँ, तो हमने देखा इसकी वैल्यू a से होती हुई इस तरीके से b पर ऐसे जाएगी, ठीक है, ये गई, तो मेरा कर्व इस साइड से भरा है तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ऐसे ये इधर जा रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या ये ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी क्या ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, बिल्कुल, तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, राइट। अब देखिए इस वाले पॉइंट में देखिए, सेम x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ओमेगा मैंने वापस से 1 रखा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस में a cos t आ जाएगा, और y इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, b sin t आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू ये किसकी आ गई, y की। अच्छा अब वही वापस t बराबर 0 रखेंगे जैसे यहाँ पे रखा था, तो x की वैल्यू t 0 पर कितनी आएगी, -a, और y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम वापस से टाइम को जब बढ़ाएंगे बच्चों, तो टाइम जब बढ़ेगा तो आप x की वैल्यू और y की वैल्यू देखेंगे, तो आपने देखा सबसे पहले t बराबर 0 पर x की वैल्यू -a आई है, ठीक है, माइनस मतलब इस वाले साइड आ जाएगा माइनस का a, तो यहाँ ले लिया मैंने माइनस का a आया। फिर जब टाइम बढ़ाया तो इसकी वैल्यू अभी चेंज होगी, और आपको मालूम है जब टाइम बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी, क्योंकि b आएगा, ठीक है, पॉजिटिव मतलब ऐसे जाएगी, यहाँ पे क्या लेगा, ये b लेगा, मतलब ये वाला पॉइंट ऐसे बढ़ रहा है, तो क्या ये ऐसे चल रहा है, क्या क्लॉक हमारी ऐसे ही चलती है, और जब क्लॉक ऐसे चलती है तो इस वाले पॉइंट का नाम कितना हो गया बच्चों, क्लॉकवाइज इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो इसके दो केसेस बन गए हैं, एक तो बना एंटी क्लॉकवाइज इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, और दूसरा क्या बन गया, क्लॉकवाइज्ड इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब एक बार और सुनिए कि अगर ये B और A, ठीक है, देखो आपको आगे चलना है इसी के साथ ऐसे ही, ठीक है, मैं इसी साइड लिख देती हूँ ताकि आपको यहीं आप इनको देख लें ऐसे। अगर B और A की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, B और A की वैल्यू कैसी हो जाए, सेम। अगर A और B इक्वल हो जाएं
तो ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या ये सर्कल बन जाएंगे? तो मैंने इसी में नीचे लिखा कि बच्चों अगर ए और बी कैसे हो जाएं इक्वल, तब ये वाला जो इलिप्टिकल बन रहा था तो भैया ये बराबर हो जाएंगे, बराबर तो बराबर कटेंगे ये यहाँ से, और बराबर कटेंगे तो ये कैसे बन जाएंगे? गोल। तब इसे हम क्या कहेंगे? वृत्त ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, यानी कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। और इसकी डायरेक्शन इस साइड जा रही है ना, तो बच्चों तब भी इसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी? इसी साइड जाएगी, ठीक है। उस टाइम ये क्या कहलाएगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज वृत्त ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत वृत्त ध्रुवित प्रकाश। और सेम जब यहाँ अगर मैं ए और बी कर देती तब भी इन दोनों का इक्वल आता, और ये इस तरीके से जा रही है यानी क्लॉकवाइज जा रही है यानी कि दक्षिणाव्रत जा रही है, तब इसका नाम बन जाता क्लॉकवाइज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब दक्षिणाव्रत ध्रुवित वृत्त प्रकाश, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा, आपका ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने समतल की बात करी, प्लेन की भी बात कर ली है, क्लॉकवाइज की बात करी, एंटी क्लॉकवाइज में इलिप्टिकल की बात करी है, और सर्कुलर यानी कि वृत्त की भी बात हो गई है, ठीक है। आपको एग्जाम्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कैसे लिखना है, फिर इसको आप दोनों केसेस को इस तरीके से बना सकते हैं। केस 2 के अंदर ये यहाँ पर एज इट इज़ आएगा, इसके बाद आप इसमें नीचे लिख दें इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, देन आपको पता है ये बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, बनेंगे सेम ही, बस सर्कल में चेंज हो जाएंगे, दूसरा डायग्राम सर्कल का बना दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।